आज हमारी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के पेपर फर्स्ट में वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत हम प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि का अध्ययन करेंगे, जिसमें हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है वैदिक कालीन शिक्षा। वैदिक कालीन शिक्षा को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, उपनिषद कालीन शिक्षा। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, वैदिक कालीन शिक्षा, इसमें वेदों का ज्ञान कराया जाता था और वेदों का जो ज्ञान होता था वो गुरु के माध्यम से दिया जाता था, गुरुकुलों में ये ज्ञान दिया जाता था। तो इसीलिए इसको हम वैदिक कालीन शिक्षा के नाम से जानते हैं। वेद पर आधारित शिक्षा या गुरु के घर या कुल में प्राप्त की जाने वाली शिक्षा को वैदिक कालीन शिक्षा कहते हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि ये वेदों पर आधारित शिक्षा है, गुरु के घर या फिर कुल में दी जाने वाली शिक्षा है। तो जो छात्र हुआ करते थे वो वैदिक कालीन शिक्षा में वेदों का ज्ञान करते थे गुरु के माध्यम से, गुरु के घर पर जाकर या फिर गुरुकुल में। हमारे 4 प्रकार के वेद हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। आगे हम वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्यों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला उद्देश्य देखते हैं। वैदिक कालीन शिक्षा का मकसद व्यक्ति को ज्ञान में प्रवीण करना था। तो वैदिक कालीन शिक्षा का जो मेन मकसद था वो यही था कि व्यक्ति को ज्ञान हासिल हो, वो उसमें प्रवीण हो जाए। उसको ऐसा ज्ञान देना था जो उसे जीवन संसार के मोह से मुक्ति प्राप्त करने में समर्थ बना सके। शिक्षा में उसको ऐसा ज्ञान देना था जिससे कि वो जीवन और संसार के मोह से मुक्त हो सके। सा विद्या या विमुक्ति, ये संस्कृत का एक कथन है जिसका मतलब है कि ऐसी विद्या जो हमें मुक्ति प्रदान करे। आगे का पॉइंट देखते हैं। धार्मिक भावना का विकास ही शिक्षा का लक्ष्य था। तो वैदिक कालीन शिक्षा के समय में छात्रों के अंदर, लोगों के अंदर धार्मिक भावना का विकास करना भी वैदिक कालीन शिक्षा का एक लक्ष्य था। आगे, शिक्षा न केवल बालक को चरित्रवान बनाए बल्कि उसका शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास भी करे। तो धार्मिक भावना के साथ साथ बच्चे का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, वो चरित्रवान भी बने, उसके साथ साथ उसका शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास भी हो, ऐसी शिक्षा उसको देनी होती थी। नेक्स्ट पॉइंट है, शिष्य जब गुरुकुल से शिक्षा ग्रहण करके वापस समाज में प्रवेश करे तो वह एक संतुलित सामाजिक प्राणी के रूप में हो। तो शिष्य जब गुरुकुल से शिक्षा ग्रहण करके अपने समाज में जाए तो वो एक कुशल सामाजिक प्राणी बनकर जाए, ऐसी शिक्षा शिष्यों को दी जाती थी गुरुकुलों में। आगे देखते हैं। आगे आपका नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण व प्रसार करना। ये भी वैदिक कालीन शिक्षा का एक उद्देश्य होता है कि राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण हो और उसका प्रसार हो। नेक्स्ट आगे देखेंगे, सिद्धांत एवं विशेषताएं। तो सिद्धांत क्या क्या है वैदिक कालीन शिक्षा के? पहला है, पूरी तरह राज्य के नियंत्रण से मुक्त थी और ब्राह्मणों के अधीन थी। तो ये एक विशेषता है वैदिक कालीन शिक्षा की कि पूरी तरह राज्य के नियंत्रण से मुक्त थी। इस पर राज्य का कोई भी नियंत्रण नहीं था, इस पर सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों का ही नियंत्रण था। ये शिक्षा ब्राह्मणों के ही अधीन थी। सार्वजनिक, नेक्स्ट है सार्वजनिक व निःशुल्क शिक्षा। तो वैदिक कालीन शिक्षा, जैसा कि आप जानते हैं कि ये बहुत पुरानी शिक्षा है, बहुत पुराने समय से हमें इसका ज्ञान है कि ये बहुत सबसे पुरानी शिक्षा है। तो उसी समय से सार्वजनिक व निःशुल्क शिक्षा का प्रचलन था, इसीलिए इस काल की शिक्षा को वर्तमान युग में अधिनियमित शिक्षा के अधिकार 2009 की पृष्ठभूमि कहा जा सकता है। तो पहली विशेषता हो गई इसकी कि ये शिक्षा ब्राह्मणों के अधीन थी, राज्य का नियंत्रण से मुक्त थी, राज्यों का इस पर कोई नियंत्रण नहीं था। और दूसरी विशेषता हो गई कि सार्वजनिक और निःशुल्क शिक्षा होनी चाहिए ये। नेक्स्ट है, शिक्षा का स्वरूप मुख्यतः वैयक्तिक था। जो शिक्षा का स्वरूप था वो वैयक्तिक था। आगे है, शिक्षा पुस्तकीय ना होकर व्यवहारिक थी। तो वैदिक कालीन शिक्षा में पुस्तकों का कोई रोल नहीं था, जो भी ज्ञान था मौखिक रूप से दिया जाता था, व्यवहारिक रूप से छात्रों को दिया जाता था। आगे है, गुरुकुल प्रणाली व्यवस्था। उस समय गुरुकुल प्रणाली व्यवस्था थी, छात्र गुरुकुलों में ही जाकर शिक्षा ग्रहण करते थे। तो ये हमने 4-5 विशेषताएं पढ़ी या सिद्धांत कह सकते हैं वैदिक कालीन शिक्षा के। आगे देखते हैं हम याद रखने योग्य बिंदु। तो याद रखने योग्य बिंदु में सबसे पहले आप देखेंगे, एक वेद के ज्ञाता को स्नातक कहते थे। जिसको एक वेद का ज्ञान है उसको हम स्नातक कहते थे। 2 वेद के ज्ञाता को वसु कहते थे। जिसको 2 वेदों का ज्ञान हो उसको वसु कहेंगे। 3 वेद के ज्ञाता को रुद्र कहते थे। जिनको 3 वेदों का ज्ञान होता था वो रुद्र कहलाते हैं। जिस व्यक्ति ने 3 वेदों का ज्ञान कर लिया है वो रुद्र हो गया। जिसको 4 वेदों का ज्ञान हो उसको आदित्य कहते थे। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे कि अगर किसी व्यक्ति ने 1 वेद का ज्ञान हासिल कर लिया है तो उसको स्नातक कहेंगे, 2 वेदों का ज्ञान है तो वसु, 3 का तो रुद्र और 4 वेदों का ज्ञान हासिल करने वाले को आदित्य कहते हैं। उस समय शिक्षा 2 प्रकार की होती थी, पहली परा और दूसरी अपरा। तो परा और अपरा, तो परा शिक्षा आप समझ सकते हैं जो हमें परम तत्व का ज्ञान कराए, जो हमें मुक्ति प्रदान कराए, और अपरा को आप समझ सकते हैं जो हमें भौतिक संसार का ज्ञान कराए। तो ये 2 तरीके की शिक्षा उस समय दी जाती थी, एक परा और दूसरी अपरा।
तो आप समझ गए कि परा का परम तत्व का ज्ञान कराए जो हमें मुक्ति की ओर ले जाए, मोक्ष की ओर ले जाए, और अपरा जो हमें भौतिक संसार का ज्ञान कराए। ये दो तरीके की शिक्षा दी जाती थी। इसमें जो उच्चतम थी वो थी अपरा। आगे पॉइंट है नायकीय पद्धति द्वारा शिक्षण छात्र संख्या अधिक होने पर। जो शिक्षण कार्य है वो नायकीय पद्धति के द्वारा किया जाता था जब छात्र संख्या अधिक होती थी। आगे है निःशुल्क एवं सार्वभौमिक शिक्षा। तो उस समय जो शिक्षा थी वो निःशुल्क थी, कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता था, और सार्वभौमिक थी, सभी के लिए थी। नेक्स्ट आगे देखेंगे शिक्षा की व्यवस्था। तो शिक्षा की जो व्यवस्था थी कैसी थी वैदिक कालीन समय में। तो वैदिक काल के समय में जो शिक्षा की व्यवस्था थी वो वैदिक शिक्षा संस्कारों एवं मंत्रों का विशेष महत्व था। जो वैदिक शिक्षा थी उसमें संस्कारों एवं मंत्रों का विशेष महत्व था। बालक 5 वर्ष की अवस्था पूर्ण कर लेने के बाद गुरुकुल में प्रवेश कर सकता था। जब वो 5 वर्ष की अवस्था पूर्ण कर लेगा उसी के बाद उसका गुरुकुल में प्रवेश होगा, उससे पहले नहीं। 5 वर्ष की आयु में चूड़ा कर्म संस्कार किया जाता था जिसे विद्यारंभ संस्कार कहते थे। जो आपका चूड़ा कर्म संस्कार है इसको आप विद्यारंभ संस्कार के नाम से भी जानेंगे, और ये कब होगा? 5 वर्ष की आयु में। ये याद रखने वाले पॉइंट्स हैं कि जब 5 वर्ष की आयु बालक पूर्ण कर लेगा तो उसका चूड़ा कर्म संस्कार किया जाएगा, और इस चूड़ा कर्म संस्कार के बाद ही बच्चे की गृह शिक्षा शुरू होगी। इस संस्कार के बाद ही गृह शिक्षा शुरू होती थी। प्राय प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही होती थी। तो जो जब चूड़ा कर्म संस्कार हो जाता था उसके बाद उसकी गृह शिक्षा प्रारंभ होती थी, इसलिए इसको हम विद्यारंभ संस्कार कहते हैं। प्राय प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही होती थी। उसके बाद गुरुकुल में प्रवेश के लिए भेजा जाता था। तो जब वो घर पर गृह शिक्षा हासिल कर लेता था फिर उसको गुरुकुल में भेजा जाता था, वहां उसका उपनयन संस्कार कराया जाता था। तो यहाँ पर एक संस्कार आया जिसका नाम है उपनयन संस्कार। तो ये जो उपनयन संस्कार है ये कब किया जाता था? जब वो गृह शिक्षा हासिल कर लेगा। उसके बाद जब उसको गुरुकुल में भेजा जाएगा तो गुरुकुल में प्रवेश करते समय उसका उपनयन संस्कार किया जाएगा। उपनयन का शाब्दिक अर्थ है पास ले जाना, गुरु के पास ले जाना। तो ये पूछा भी गया है, ये वाला प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, बीएड में भी आया है, डीएलएड में भी आया है 1 नंबर में, और ये आपका टेट और सी टेट में भी पूछा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। संस्कार के बाद गायत्री या सावित्री मंत्र का उपदेश देकर शिक्षा शुरू की जाती थी। तो उपनयन संस्कार होता था जब बच्चा गुरुकुल में प्रवेश कर लेता था, उसके बाद उसका उपनयन संस्कार किया जाता था, और उपनयन संस्कार करने के बाद उसको गायत्री मंत्र का जब बच्चे को उपदेश दिया जाता था फिर उसकी शिक्षा शुरू हो जाती थी। तो उपनयन संस्कार को मौजी संस्कार के भी कहते हैं। इस संस्कार के बाद छात्र द्विज कहलाने लगता है। तो ये भी क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट कि जब बच्चे का उपनयन संस्कार कर दिया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? तो आंसर होगा द्विज। आगे देखिए आयु। तो उपनयन संस्कार की जो आयु थी वो ब्राह्मण छात्र के लिए थी 8 वर्ष, क्षत्रिय के लिए थी 11 वर्ष और वैश्य के लिए थी 12 वर्ष। तो अलग अलग वर्गों के लिए आयु अलग अलग थी। अध्ययन काल का जो समय था, जो टोटल अध्ययन काल चलता था गुरुकुल में, वो 12 वर्ष तक चलता था। तो ये भी सारे 1-1 नंबर के क्वेश्चन है और ये हमको याद रखने होंगे। आगे देखेंगे शिक्षा सत्र व समय। तो 1 वर्ष में 4.5 या 5 मास होती थी। जो 1 वर्ष होती है उसमें 4.5 या 5 मास होता था जो शिक्षण सत्र था। विद्याध्ययन का कार्यक्रम श्रावण मास की पूर्णिमा को, जो विद्याध्ययन का जो कार्यक्रम है वो श्रावण मास की पूर्णिमा को उपाकर्म समारोह से शुरू होता एवं पौष मास की पूर्णिमा को छंद मास उत्सर्जन समारोह से समाप्त होता था। तो पहला हमने क्या देखा? पहला था कि ये जो शुरू होता था वो उपाकर्म समारोह से शुरू होता एवं पौष मास की पूर्णिमा को छंद मास उत्सर्जन समारोह से समाप्त होता। तो ये दोनों समारोह के नाम याद रखना है थोड़ा। आगे देखिए, प्रत्येक माह 4 दिन का प्रतिपदा पूर्णिमा, प्रत्येक पखवाड़े की अष्टमी को अवकाश रहता था। आगे शिक्षा केंद्र की बात करेंगे हम। तो जो शिक्षा केंद्र हैं वो शिक्षा केंद्र प्रकृति के स्वाभाविक वातावरण में और खुले माहौल में होता था। शिक्षा केंद्र में कोई खास नहीं था, बस इतना ही था कि ये खुले वातावरण में होता था, जैसे पेड़ के नीचे और किसी आंगन में, खुले वातावरण में, प्रकृति के में ये शिक्षण कार्य चलता था। तो कोई पर्टिकुलर कोई ऐसा स्थान नहीं था जहाँ पर शिक्षा दी जाती थी। आगे देखेंगे पाठ्यक्रम में वेदों की शिक्षा दी जाती थी। उपनिषद, पुराण, नीति,
शास्त्र, इतिहास, गणित, भाषा, कला, विज्ञान, शिल्प, कृषि, पशुपालन, अर्थशास्त्र एवं सैन्य विज्ञान का ज्ञान आवश्यक था। तो ये हो गया वैदिक कालीन शिक्षा का पाठ्यक्रम, जिसका ज्ञान बच्चों को दिया जाता था। अब आगे बात करेंगे हम शिक्षण विधि। तो प्राय इसकी शिक्षण विधि थी वो मौखिक विधि थी, मौखिक रूप से ही ज्ञान दिया जाता था। प्रमुख 3 विधियों का हम इसमें अध्ययन करेंगे: श्रवण, मनन और निधिध्यासन। श्रवण, मनन और निधिध्यासन। तो श्रवण मीन्स सुनना, मनन मीन्स चिंतन करना और निधिध्यासन मीन्स बार बार उसका चिंतन मनन करना, जिससे कि वो चीज़ आपको अच्छे से याद हो जाए, आपके मन में ध्यान में अच्छे से बैठ जाए। आगे देखेंगे व्याख्यान एवं प्रश्नोत्तर विधि। जबकि आप जानते हैं कि जो शिक्षण विधि थी वो मौखिक ही थी, मौखिक रूप से ही ज्ञान दिया जाएगा, तो फिर उसमें व्याख्यान का विशेष रोल रहता है और प्रश्नोत्तर के माध्यम से भी हम ज्ञान को देते हैं और बच्चों का फीडबैक लेते हैं कि बच्चों ने कितना सीखा। वाद विवाद, शास्त्रार्थ प्रणाली, आगमन, निगमन एवं उदाहरण विधि। मॉनिटर पद्धति का भी प्रयोग होता था। मॉनिटर पद्धति वाला ये जो क्वेश्चन है ये आपसे पूछा गया है पहले भी कि किस काल में मॉनिटर पद्धति का प्रयोग होता था, तो आंसर आप लगाएंगे वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में मॉनिटर पद्धति का प्रयोग होता था। आगे है गुरु शिष्य संबंध। तो गुरु शिष्य संबंध उस समय मधुर हुआ करते थे। गुरु पिता के समान था और शिष्य पुत्र के समान। गुरु पिता की तरह अपने शिष्य का ध्यान रखता था और पुत्र अपने गुरु का अपने पिता की तरीके से सेवा भाव करता था, आदर मान सम्मान देता था। आगे है अनुशासन एवं दंड। दंड का स्वरूप शारीरिक कम आध्यात्मिक ज्यादा था, जैसे उपवास का आदेश देना, झिड़कना, समझाना। तो अनुशासन एवं दंड में आप देखेंगे कि जो दंड का स्वरूप है वो शारीरिक कम आध्यात्मिक ज्यादा है। तो उसमें जैसे कि उपवास रखना, आदेश देना, झिड़कना और समझाना, ये सब आपका इसमें आ जाएगा। आगे देखेंगे परीक्षा प्रणाली। तो परीक्षा प्रणाली आपकी परीक्षा विहीन थी, कोई भी किसी प्रकार की कोई परीक्षा नहीं होती थी। अब हम इसकी समीक्षा देखेंगे। तो समीक्षा में देखिए, वैदिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य बालक का बहुमुखी विकास करना था, कि उसका पूरा विकास हो, सर्वांगीण विकास हो, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक हर तरीके से बच्चे विकसित हो, चरित्रवान बने। वैदिक शिक्षा अपने लक्ष्य के अनुसरण में पूर्ण कही जा सकती है, फिर भी इसमें कुछ कमियां थी, जैसे बाल मनोविज्ञान का समावेश न होना। इसमें बाल मनोविज्ञान की कहीं कोई चर्चा नहीं हुई, इसमें बच्चे का कहीं भी ऐसा ध्यान नहीं रखा गया और सिर्फ ये एक शिक्षक के ऊपर ही दी जाने वाली शिक्षा थी कि जब गुरु ज्ञान देते थे और छात्र ज्ञान लेते थे। बालक केंद्रित ना होना, तो बाल केंद्रित नहीं थी क्योंकि बाल मनोविज्ञान का समावेश नहीं था। बालक का इसमें कोई खास रोल नहीं होता था कि उसको क्या सीखना है, कैसे सीखना है, क्या रुचि रखता है बच्चा, इस चीज़ का कोई खास इसमें ध्यान नहीं रखा गया। आगे प्रत्येक विषय प्रत्येक छात्र के अनिवार्य थे, हर विषय हर छात्र को पढ़ने होते थे। धार्मिकता, सत्य, भ्रम आदि विषयों की प्रधानता, इन विषयों पर ज़्यादा जोर रहता था। माध्यम संस्कृत था, अन्य भाषाओं पर जोर नहीं दिया जाता था। तो इस समय जो भाषा का जो माध्यम था, जो भाषा थी जिस माध्यम में शिक्षा दी जाती थी, तो वो संस्कृत भाषा थी। जन भाषा पर कोई जोर नहीं था, तो ये भी एक कमी कही जाएगी। स्त्री शिक्षा में कमी, तो उस समय स्त्री शिक्षा में कमी थी। आगे है केवल मौखिक विधि, और सिर्फ मौखिक विधि से ही ज्ञान दिया जाता था। तो ये हमने आज पढ़ा है वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली। आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे बौद्ध शिक्षा प्रणाली। थैंक यू।